आज हम लोग शुरू करने वाले हैं CSS। CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी वेबसाइट में डिजाइन देने के लिए इसको यूज किया जाता है। टू प्रोवाइड डिजाइन टू एनी वेब पेज हम CSS यूज करते हैं। किसी भी वेब पेज पर CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका इनलाइन CSS कहलाता है। दूसरा तरीका इंटरनल CSS कहलाता है और लास्ट वाला होता है एक्सटर्नल CSS। तो तीनों में से कोई भी तरीका अप्लाई करके आप अपने प्रोजेक्ट में CSS लगा सकते हैं। आज की क्लास में इन तीनों तरीकों को हम देखेंगे कि कैसे कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहला वे आता है इनलाइन CSS। इसको लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, सरल है, लेकिन लेंथ ही ज़्यादा है। इसको हम किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर यानी उस टैग के अंदर एज अ प्रॉपर्टी यूज करके लगाते हैं। वी अप्लाई इट इंडिविजुअली ऑन ईच HTML एलिमेंट, ठीक है, इन ईच एलिमेंट टैग एज प्रॉपर्टी की तरह इसे यूज में लाया जाता है। आपको मालूम होगा कि HTML एलिमेंट के टैग में जो भी आप लिखते हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है स्टाइल नाम की, और इस प्रॉपर्टी में आप दो चीजें पास करते हैं, प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में एक सेपरेशन होता है, उसे कॉलन कहते हैं। अगर आपको और भी कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है और भी कुछ CSS अप्लाई करनी है तो आपको सेमीकोलन लगा के इसको सेपरेट करना होता है और फिर से ये प्रक्रिया जारी रहती है, प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। आप जितनी चाहे उतनी CSS उस पर लगा सकते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम एक पेज बनाएंगे और फिर उस पर लगा के देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस। तो सबसे पहले एक फोल्डर ले लो और इस फोल्डर में अपना VS कोड कनेक्ट कर लो, सिंपल। आ गए हम यहाँ पे। अब अपना एक नॉर्मल सा पेज बनाएंगे। तो इस पे मैं इसका नाम रख देता हूँ इनलाइन CSS। ये नाम ध्यान रहेगा भाई, इसमें मैंने इनलाइन CSS लगाया, इनलाइन CSS। पेज बन गया हमारा। हम यहाँ पर एक सादा सा डिजाइन देने वाले हैं। HTML स्टार्ट हो गया। डिजाइन क्या देने वाला हूँ मैं, इसके अंदर वेबसाइट में 4 डिव बनाऊंगा। हर डिव के अंदर एक हेडिंग होगी और पैराग्राफ होगा, सिंपल। एक बना लेते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करके 4 बना लेंगे। एक डिव मैंने बनाया, इसके अंदर एक हेडिंग होगी। हेडिंग का नाम मैंने रखा फ्रंट एंड, और हर एक के अंदर एक पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ में कुछ शब्द होंगे। एक बन गया। अब मुझे इसी को बार बार रिपीट करके 4 बनाना है। 2 हो गए, 3, 4, कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, इन चारों को बनाने के बाद इनका जो ऊपर का टॉपिक है ये बदल देते हैं। मैंने इसको कर दिया इनलाइन, इसको करा इंटरनल और इसको कर दिया एक्सटर्नल। पेज तैयार। अब इसको रन करते हैं साइड में, ओपन द लाइव सर्वर। नीचे की तरफ आपको पेज रन होते हुए दिखेगा, इसको पकड़ के यहाँ लगा दिया साइड में। ये पेज आपने सामने दिख रहा है आपको, पेज हमारे पास आ गया। अब मानकर चलिए ये पेज आपके पास है और आपको कोई कहता है कि डिजाइन दो। आपने पूछा क्या डिजाइन देना है। उन्होंने कहा कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ हैं इन सभी पैराग्राफ को लेफ्ट राइट से मार्जिन देना है और अंदर से पैडिंग देना है ताकि अंदर से गैप आए तो पैराग्राफ थोड़ा अच्छा लगेगा। ये काम करने के लिए आपको बोल दिया, थोड़ा ठीक करना है इसको, लेफ्ट राइट से मार्जिन देना है और अंदर से पैडिंग देना है। मार्जिन क्या होता है समझिए।
जब आप कोई डिव बनाते हैं, मतलब एक सेक्शन बनाया मैंने, सेक्शन के चारों तरफ एक आउटलाइन बनता है, इस आउटलाइन के बाहर का जो गैप होता है वो मार्जिन कहलाता है। और इसके अंदर जो आप लिखते हो, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया, ऐसे, ठीक है, तो अंदर ये जो लाइन आपका बेस पॉइंट है, बाहर का गैप मार्जिन कहलाता है, और अंदर जो ये गैप बना हुआ है टेक्स्ट और इस लाइन के बीच में, इसको पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। और कई बार तो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है, ये आपने कोई डिप बनाया, एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर आपने कुछ लिखा, ये लिखना स्टार्ट किया आपने इसमें, ओके, ये आपने लिख दिया इसमें कुछ। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज डिप। इधर जो आपको गैप दिख रहा है, दिस वन, ये आपकी वेबसाइट में जो गैप दिख रहा है, ये है मार्जिन। इस डिप का ये जो साइज ले रहा है, ये जो साइज इस डिप ने लिया है, इसे कहते हैं बॉर्डर साइज। ये भी तो कोई साइज ले रहा होगा, 1.2 पॉइंट, ये बॉर्डर है, बॉर्डर साइज है किसका? डिप का। अब ये टेक्स्ट जो आपने यहाँ लिखा है, ये टेक्स्ट दिख रहा है आपको, दिस इज अ टेक्स्ट, अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये रहा। इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच में जो अंदर गैप है, ये वाला गैप, इसको कहते हैं पैडिंग। पैडिंग। पैडिंग के बाद, अब देखिए पैडिंग हो गया, पैडिंग के बाद इस टेक्स्ट के अंदर भी गैप होता है, पैडिंग देने के बाद भी गैप आ रहा है पहली लाइन में, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। क्या कहते हैं? इंडेंटेशन, समझे? और जिसको इसका पूरा ज्ञान हो जाए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इसको कहते हैं मॉडल बॉक्स। मॉडल बॉक्स। और जिसको मॉडल बॉक्स का ज्ञान हो जाए, उसको ऑलमोस्ट लेआउट का ज्ञान हो जाता है, वेबसाइट बनाने का। कोई इंटरव्यू में पूछ ले, डू यू नो अबाउट मॉडल बॉक्स, तो ये पिक्चर दिमाग में ले आना, और जो जो कुछ इसके बारे में पता है बता देना, आपका इंटरव्यू ओके, मतलब वो सवाल ओके हो जाएगा। कभी मॉडल बॉक्स सोच के कोई प्रॉपर्टी चिपका दो उसको, हाँ सर मॉडल बॉक्स एक प्रॉपर्टी होती है, गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज नहीं करना। तो मॉडल बॉक्स ये होता है, आप इसकी R&D कर लेना क्लास ओवर होने के बाद। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा ही कुछ करना है, इसको डिजाइन देना, अंदर से गैप देना है, मार्जिन और पैडिंग देनी है, समझ गए ना? मैं मार्जिन पैडिंग बोलूंगा समझ जाओगे आप। मार्जिन देना है मतलब बाहर का गैप, पैडिंग देना है अंदर का गैप देना है, ओके। अब मुझे जो CSS है वो लगानी है सभी पैराग्राफ पे जितने भी हैं, तो हमें एक एक करके पैराग्राफ को टारगेट करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनलाइन की बेसिक प्रॉपर्टी कह रही है। वी अप्लाई इट इंडिविजुअली ऑन ईच एलिमेंट एज अ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? स्टाइल नाम की, हर एक पे जाके लगाना होगा। अगर आपकी इस वेबसाइट में 5 पैराग्राफ है तो 5 पे लगेगा, 4 है तो 4 पे लगेगा। तो लगाते हैं, चलिए पैराग्राफ पे आए, जो तरीका बताया था वही लगाना है आपको। लिखना है स्टाइल, और आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। अब मेरे को मार्जिन देना है चारों तरफ से बराबर, तो मार्जिन देके मैं यहाँ पर एक नंबर डाल दूंगा, वैल्यू डाल दूंगा। तो मैंने मार्जिन डाल दिया 50 पॉइंट का, तो इस पहले पैराग्राफ को मार्जिन मिल गया, देखो 50 पॉइंट मिल गया। अब आपको कैसे पता चलेगा इसको मार्जिन मिला है, ये अंदर है कि बाहर है, कैसे पता चलेगा? आप इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा के देख लो, तो बॉर्डर जैसे ही लगेगा तो बॉर्डर के बाहर का गैप है, ये अंदर का गैप नहीं है। कैसे देखें? आप लिखो बॉर्डर, यहाँ साइज दे दो बॉर्डर का 1 पॉइंट, ये बॉर्डर का साइज हो गया, जो जो जगह लेगा अपनी। सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन लेनी है तो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब देखो बाहर का गैप है कि अंदर का है? बाहर का गैप है, मार्जिन बाहर की तरफ बनता है। अब कलर वलर चेंज करना है बॉर्डर का, तो साथ के साथ रेड ग्रीन येलो जो देना है वो दे दो, लाल कलर का बॉर्डर हो गया। अब मुझे अंदर भी गैप देना है, आई वांट टू गिव द इनसाइड गैप, अंदर वाले गैप को पैडिंग कहते हैं। अब मैं लिखा पैडिंग, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा गैप देना है 10 पॉइंट का, तो मैंने 10 पिक्सल का पॉइंट का गैप दे दिया, तो अंदर देखो गैप है। समझे मेरी बात? अब मान लीजिए मेरे को इंडेंटेशन देना है, तो इंडेंटेशन पैराग्राफ की पहली लाइन को मिलता है, सबको नहीं मिलता। जैसे आप किसी को जब मेल वगैरह लिखते हो तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद जब लिखते हो ना सविनय निवेदन, कैसे लिखते हो? लाइन लिख के देते हो नीचे करके, टू द प्रिंसिपल ऐसे करके लिखते हो ना, आई बैक टू से दैट, यही होता है ना। तो वो चीज कैसे देते हो? एक लाइन को गैप देते हो ना, तो उसको इंडेंटेशन कहते हैं। देखो मैं लिखकर दिखाता हूँ, मैं लिखा टेक्स्ट इंडेंट, ये पहली लाइन को टारगेट करेगा। मैंने इंडेंट में 100 पॉइंट डाल दिए, ये देखो, देखा कुछ? अब पूरा मॉडल बॉक्स आपके नजर में है, बाहर का गैप मार्जिन, कुछ बॉर्डर ने साइज लिया,
अंदर जो गैप मिल रहा है टेक्स्ट और बीच का वो पैडिंग, और पैडिंग के बाद अगर कोई गैप है किसी टेक्स्ट के बीच में वो इंडेंटेशन, और इस पूरे स्ट्रक्चर को मॉडल बॉक्स कहते हैं। अब यार ये चीज मैंने यहाँ लगा दी, मुझे ये सभी पे लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसको पिक किया और ये सभी पे लगाना स्टार्ट किया, कॉपी, यहां पर जाकर पेस्ट, ये तीसरा वाला, और लास्ट में चौथा वाला। और कुछ बचा? तो हमारी वेबसाइट जो हमने बनानी थी वो बनके तैयार हो गई। तो इनलाइन स्टाइलिंग कभी भी अगर आपको, तो अभी हमने देखा कि इनलाइन सीएसएस कैसे लगाया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअली टैग पे जा जाके आपको लगाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह का आपने यहाँ पर इसको लगाने का प्रोसेस देखा। इसमें पता है क्या ड्रॉबैक है? ये डायनेमिक नहीं होता। क्या नहीं होता ये? जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप इनलाइन सीएसएस लगाते हो तो डायनेमिक नहीं होता। डायनेमिक का मतलब समझ क्या होता है? मान लो कल को भविष्य में आप किसी वेबसाइट में एक और सेक्शन आ गया, भाई आ नहीं सकता है क्या? आ सकता है एक और सेक्शन। एक और सेक्शन आ गया, दोबारा आपके पास एक डिव आ गया, उसमें एक हेडिंग आ गई, और यहाँ पे बैकएंड की शुरुआत हो गई, बैकएंड, और इसके नीचे फिर एक पैराग्राफ ने जन्म ले लिया। अब आपको क्या लगता है कि इस पैराग्राफ पे डिजाइन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, डायनेमिक नहीं है। अगर ये डायनेमिक होता तो क्या होता? आपकी वेबसाइट में जब भी पैराग्राफ आता वो इसी डिजाइन का हो जाता, चाहे कभी भी आता। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। इनलाइन सीएसएस में ये चीज आपको थोड़ा देखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है मोस्टली किसी भी वेबसाइट के अंदर इनलाइन सीएसएस कम से कम होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। ना समझते हो? नमक भर होना चाहिए बस। सब्जी अगर आपकी 1 किलो की है तो नमक कितने ग्राम होगा उसमें? आधा किलो? नहीं ना, चुटकी भर। तो सिंपल आप समझो, पूरी डिजाइनिंग में आपका इनलाइन सीएसएस कितना होना चाहिए? चुटकी भर। जब कोई जरूरत हो इक्का दुक्का तो आप लगाएं। अब इस चीज को अगर आपको देखना है तो कोई रियल वेबसाइट खोल के देख लो आप, आपको पता लग जाएगा अगर हम कुछ कह रहे हैं तो। आप बनी दुनिया भर की वेबसाइट है, किसी के भी सोर्स को खोल के देख लो और उसमें देख के बताओ कहाँ कहाँ पे इनलाइन सीएसएस लग रहा है, पूरे कोड को मैच करके। तो इसी के कोड को एक बार देख के देखते हैं। ओपन सोर्स, भाई इसने हमें दे दिया कोड, ये तो अजीब सा दे रहा है। ये तो स्क्रिप्ट चला दी इसने, हमें डिजाइन देखना है। गॉट इट? तो क्या करते हैं, ये इसको तो मैं डिलीट नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं, एक साइट कोई गूगल गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो गूगल पे साइट सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे कि लैपटॉप 4i5, ठीक है, एंटर करा, बहुत सारे आ गए, एक खोल लेते हैं, क्रोमा, एक खुल गया। अब डिजाइन तो हो ही रहा है, ये डिजाइन ही तो है, डिजाइन ही तो है ये। अब क्या करते हैं, इसको खोल के देखते हैं किसमें बना रखा है। राइट क्लिक करा, ओपन सोर्स पे जाएंगे। हाँ, तुमको लोकेशन दे दें हम। हाँ बताओ। देखो, राइट क्लिक करके ओपन सोर्स पे जाएंगे, तो ओपन सोर्स किया, ये कोड खुल गया हमारे पास, ठीक है। अब इस कोड को पढ़ो, पढ़ो, इसमें ये सारी कोडिंग है ना, इसमें स्टाइल कहाँ लिख रहा है? जैसे एक दो कोड देख लो खोल के, हेड ही चल रहा है अभी तक तो, बॉडी बॉडी। ये देखो भाई साहब, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज कर रखी है इसने। हाँ, छोटा मोटा कोड मार रखा है तो बस यहीं पे मार रखा है, लिंक लिंक देके। पूरा तो इसने बाहर से उठा रखा है, लिंक दे देके, खुद कुछ नहीं बनाया इसने। तो ऐसा करते हैं कि जेन्युइन साइट पे चलते हैं, इसने बाहर से ही ले रखा है सब, अपना तो कुछ नहीं है इसका। एक काम कर, ये खुला हुआ है, इसी को देख लेते हैं, ये भी एक पेज है, इसको देखते हैं, राइट क्लिक, व्यू सोर्स। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है हमें, कोड दिख रहा है हमें, ठीक है, बॉडी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ देखो स्टाइल कहाँ लिख रहा है, अब कुछ समझ में आई बात? कहीं पे भी स्टाइल ढूंढ के दिखाओ, पूरा बॉडी खत्म कर दिया, स्टाइल कहाँ है? मैंने आपको जो बोला वो ध्यान रखो, क्या बोलते हैं इनलाइन स्टाइल के बारे में? चुटकी भर, यानी इग्नोर करना है, बट आपको आना चाहिए तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सीएसएस। अब आ जाते हैं दूसरा जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस में देखो क्या होता है, इंटरनल सीएसएस को बनाया गया है कोई भी सीएसएस या कोई भी डिजाइन एक सिंगल पेज पर अप्लाई करने के लिए। इससे हमारा समय और हमारे एफर्ट्स की बचत होती है, हमें कम से कम एफर्ट्स लगाने होते हैं और कम से कम समय में हमारा काम हो जाता है। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई ऑन अ सिंगल पेज एट वंस, एक ही दफा में लगता है सिर्फ पूरे पेज पर।
सो इट सेव्स टाइमिंग एंड एफर्ट, दोनों चीज बचाएगा आपकी। ठीक है, अब ऐसे मानो आप पहले इसको लगाने का आप सिंटेक्स देख लो, फिर आपको बताते हैं इससे आपको क्या फायदा होगा। इसको लगाने का सिंटेक्स ये होता है, इसको हमेशा हेड में अप्लाई करते हैं। कहां पर अप्लाई करते हैं? हेड में। ये भी लिख लेते हैं नोट करके यहां पर, ऑलवेज अप्लाई इन हेड। हेड में लिखना होता है इसको। इसका सिंटेक्स होता है कि जब भी आप इसको हेड में लिखेंगे तो एक टैग मिलेगा, इस बार आपको टैग मिलेगा स्टाइल नाम में ऐसे, और आपको यहाँ पर टाइप में लिखना होता है टेक्स्ट सीएसएस, कि आप सीएसएस लगाने वाले हो। ठीक है, अब इसके अंदर तीन चीज होती हैं, तीन चीज। पहली होती है सिलेक्टर, फिर ऐसे ब्रैकेट लग जाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर होती है प्रॉपर्टी और वैल्यू, और देनी है तो ऐसे देते जाओ, प्रॉपर्टी और वैल्यू, बस ये इसको लगाने का तरीका है बस, और कुछ तरीका नहीं है इंटरनल सीएसएस को। इसको लगाने से मुझे क्या फायदा होगा उसको मैं इसी पेज पर आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, इंटरनल सीएसएस, तो जो डिजाइन आपने अभी इनलाइन पे बनाया था सेम टू सेम डिजाइन मैंने कॉपी किया और इंटरनल सीएसएस पे मैं चिपका देता हूं, चिपका दिया। बट इसमें मैं ये करूंगा कि जो सीएसएस मैंने यहां लगाई थी वो सीएसएस में डिलीट कर दूंगा, वो सीएसएस में क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा मैं, और क्या करूँ इसको। अब हम ऐसे नहीं लगाएंगे इसको। ठीक है, ये मैंने हटाना स्टार्ट कर दिया। तो वो सीएसएस अब इस पे नहीं लगा हुआ। अब इस पेज को साइड में रन करते हैं, शॉर्टकट होता है ऑल्ट एल ओ, या फिर राइट क्लिक करके आप किसी भी पेज पर राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो। ठीक है, साइड में पेज हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं सर्वर पे, ऑल्ट एल ओ, आगे यहाँ पे। अब एक काम करना है मुझे, हाँ, इस फाइल को .html में करना है, रीनेम .html। अब हम इस फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से सिर्फ डिजाइन हटाया और कुछ नहीं करा जाता। ठीक है, अब इसको साइड में रन करते हैं, ऑल्ट एल लो, ये पेज आपका रन हो गया। और वैसे रन करने का तरीका ओपन विद लाइव सर्वर भी है। अब सेम टास्क आपको फिर से दिया जाता है, सेम साइड सेम लाइन सेम डेटा सेम पेज, आपसे फिर से कहा जाता है कि जितने भी पैराग्राफ हैं इसको वैसा ही डिजाइन दो जो थोड़ी देर पहले आपने दिया था। जब तक आपको इनलाइन पता था तो इनलाइन से किया, लेकिन उसमें ड्रॉबैक आपने बहुत देखा, टाइमिंग ज्यादा लग रही है, एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, और वो डायनेमिक भी नहीं है। लेकिन इंटरनल में हम इस काम को कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, आपको हेड सेक्शन में जाना है और इंटरनल सीएसएस लगाने का जो तरीका बताया था उसको अप्लाई कर दो। आप लिखो यहाँ पर स्टाइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो टाइप में टेक्स्ट सीएसएस, लिख दिया। अब आपको यहाँ देखो जो मैंने यहाँ पर बोला था क्या लगता है, सिलेक्टर। अब मेरे को सीएसएस किस पे लगानी है उसको सिलेक्ट कर लूं, मेरे को सीएसएस किस पे लगानी है, पैराग्राफ पे, तो मैं यहाँ पर पी लिख दूंगा, ये बन गया मेरा सिलेक्टर। अब मैं जो भी अप्लाई करूंगा वो मेरे इस पूरे पेज पे हर पैराग्राफ पे एक क्लिक पे लगेगा। जैसे मुझे सभी पे मतलब पैराग्राफ पे बॉर्डर डिसाइड किया, मैंने बॉर्डर लगाना है, तो मैं अगर यहां बॉर्डर लगाऊंगा तो हर पैराग्राफ पे लगेगा वो 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक लगा ना, देखो लग गया। अब मेरे को मार्जिन देना है, ये देखा मैंने मार्जिन, सभी पे लगेगा। अंदर से गैप देना है, पैडिंग, ये भी लग गया। टेक्स्ट इंडेंट देना है, वो सारी चीज लगाई जो हमने पहले की थी, लेकिन एक ही बार लिखना पड़ा मुझे। अब ये डायनेमिक क्यों है, अगर भविष्य में कोई नई लाइन आ गई, देखो बैकएंड के बाद एक चीज और हम इसमें लगा के दिखाते हैं आपको, बैकएंड है ना, बैकएंड के बाद में एक चीज और बना देता हूँ इसमें, मतलब बैकएंड में ही मैं मान लीजिए 2 पैराग्राफ बना देता हूँ, तो दोनों पैराग्राफ पे लगेगा ये लॉरेम 100। ये देखो नीचे जो पैराग्राफ बना होगा, बैकएंड के नीचे 2 पैराग्राफ होंगे, उस पर भी अप्लाई हो चुका है, देखो। यही रीजन होता है कि जब आप वो इस तरह के सीएसएस यूज कर रहे होते हैं, जब आप किसी वेबसाइट में फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाते हो तो जो एक डिजाइन के प्रोडक्ट का लेआउट होता है वही दूसरे का आ रहा होता है, तीसरे का आ रहा होता है,
कल को उसमें 4 आते हैं तो सेम रहते हैं, 5 आते हैं तो भी सेम रहते हैं, वो बदलते थोड़ी ना है। सिंपल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सीएसएस। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे अपना आखिरी टाइप जिसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस। अब ये जो एक्सटर्नल सीएसएस है इसमें होता क्या है, पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या होता है। देखो इसके बारे में कुछ बातें कहूंगा मैं आपसे। आखिरी टाइप है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। इसको हम तब लगाते हैं जब हमको सीएसएस मल्टीपल पेज पर लगाना हो। आपने जब शुरुआत करी थी तो वो लगा था एक एक टैग पर, फिर थोड़ा और आगे बढ़े एक सेम पेज पर लगाना सीखा, अब और आगे बढ़ेंगे मल्टीपल पेज पे लगेंगे। इसको ऐसे समझिए, अगर एक पेज है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि हर पैराग्राफ को ये डिजाइन देना है, तो इंटरनल सीएसएस से आपने दे दिया। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसमें 10 पेज है और आपने अपनी नॉलेज को यहीं तक बाइंड करके रखा, तो अब आपको क्या करना होगा? हर एक पेज पे जा जाके इंटरनल सीएसएस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरनल सीएसएस आप पेज 1 पे लगाओगे वो पेज 2 पे थोड़ी ना चलेगी। तो पेज 2 पे जाके फिर इंटरनल सीएसएस, पेज 3 पे जाके फिर इंटरनल सीएसएस आपको लिखनी पड़ेगी। तो इससे बचने का तरीका निकला एक्सटर्नल सीएसएस। उसमें क्या होगा कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें डिसाइड किया जाता है कि मेरे इस प्रोजेक्ट में जो भी पैराग्राफ आएगा उसका लेआउट ऐसा होना चाहिए। अब आप कहीं पे भी बनाओ उसे, तो हम क्या करेंगे उसकी एक एक्सटर्नल सीएसएस अलग से लिख लेंगे और उस सीएसएस फाइल को जो लिखा है हमने उसको जिस पेज के साथ हम लिंक करेंगे उस पेज पे वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ लिंक करना है, मुझे उसके लिए कोड नहीं लिखना है, सिर्फ लिंक करना है मुझे। और जैसे ही मैं लिंक कर दूंगा उसमें वो सारी सीएसएस एक साथ फट जाएगी। तो हमारा कितना समय और कितना टाइम एफर्ट्स बच जाएगा। उससे हम अपनी वेबसाइट को एक कंसिस्टेंट लुक देने में कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंसिस्टेंट लुक का मतलब एक आपने डिजाइन तय कर लिया, अभी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए, पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए, फोटो ऐसी होनी चाहिए। अब आपके पास 10 पेज हो चाहे 15 पेज हो, किसी भी पेज पे जाओगे तो फीलिंग एक जैसा आएगा ना, लुकआउट तो एक जैसा लगेगा। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाई जाती है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। कभी किसी बच्चे को ऐसा फीलिंग आया फ्लिपकार्ट पे गया, मैंने मोबाइल ऑर्डर करा, जब वो चेक इन वाले पेज पे ले जाता है तो मेरे को अमेजोन से सी फीलिंग आने लगी? ऐसा होता है कभी? आपको वही फीलिंग आएगी जो अमेजोन, जो आपको फ्लिपकार्ट पे लगातार आ रही थी, एक पेज से दूसरे पेज पर तीसरे पेज पर जो उसका डिजाइन था संरचना थी वो वैसी दिखाई देगी आपको। इस चीज को एक्सटर्नल सीएसएस से किया जाता है। क्लियर होगा पॉइंट? उन चीजों को मैं यहाँ पर नोटिस पे डाल देता हूँ। तो एक्सटर्नल सीएसएस कब यूज करते हैं? व्हेन वी नीड टू अप्लाई अ सिंगल सीएसएस ऑन मल्टीपल पेज, तब इसे यूज करते हैं। और इसको यूज करने के लिए हमें इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वी फॉलो सम स्टेप्स, इसको पूरा करना है तो कुछ स्टेप। पहला स्टेप, क्रिएट सीएसएस, क्रिएट सीएसएस फाइल, राइट सीएसएस इनसाइड इट। दूसरा स्टेप, लिंक दैट सीएसएस फाइल विद वेब पेज। जिस पेज के साथ आप उसको लिंक करोगे उस पे सीएसएस आ जाएगा, आपको उस पे लिखनी नहीं पड़ेगी सीएसएस, सिर्फ लिंक करना है आपको। सिंपल समझ में आ गया? लिंक करने का तरीका क्या होता है? लिंक करने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे लिंक नाम का, ठीक है? और यहां पर आप बताएंगे किस तरह का रिलेशनशिप आप लिंक कर रहे हो, वो होगा स्टाइल शीट का, तो लिखना पड़ेगा स्टाइल शीट। टाइप कौन सा है? सीएसएस ही है भाई। किस तरह का टाइप है? सीएसएस का है। फाइल कौन सी है? जो फाइल आपने बनाई वो अटैच करनी है। मान लीजिए आपने एक सीएसएस फाइल बनाई, लेट अस सपोज द फाइल नेम माई फाइल डॉट सीएसएस। अब इस फाइल को मैं किसी पेज पर अटैच कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा माई फाइल डॉट सीएसएस, वो फाइल अटैच हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। अब इस फाइल में आप अगर इस फाइल में मान लीजिए आपने 10 पेज बनाया, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, दैट इज माई एप्लीकेशन इन विच वी हैव अ नंबर ऑफ पेजेस, ओके, number of pages, but for all the pages we have a single css file. This is a single css file. सिंपल। अब ये css फाइल इन सभी पेज पे मैंने लिंक कर रखे, समझ गए बात? जितने भी पेज है भाई सबसे लिंक कर दी मैंने, एक ही बनाई है फाइल लेकिन लिंक मैंने सभी से कर दी।
कर दिया लिंक। अब इन सभी वेब पेजेस पे पैराग्राफ तो होंगे, ऑब्वियसली सी बात है, दुनिया भर के होंगे। अब अगर मैंने यहां पर एक छोटी सी कोडिंग करके ऐसे लिख दिया, यहां पर छोटी सी कोडिंग करके मैंने यहां डिजाइन मार दिया, ये पैराग्राफ, और उसके कलर को रेड कर दिया जाए, तो पूरी वेबसाइट में पूरे पेजेस पे हर पैराग्राफ लाल हो जाएगा एक क्लिक पे। अब आपको इनलाइन की तरह नहीं देना पड़ेगा, आपको इंटरनल की तरह नहीं देना पड़ेगा, एक बार आपने यहां पर करना है। तो जो बड़े बड़े जो डेवलपर होते हैं ना, अब किसी क्लाइंट को कोई लेआउट अच्छा नहीं लगता ना, तो वो उस वेबसाइट के पेज को हैंडओवर नहीं करते उसे ठीक करने के लिए, वो उसके सीएसएस फाइल को हैंडओवर करता है, और जैसा लेआउट चाहिए होता है वो सीएसएस फाइल में डिजाइन डालते हैं, और तुरंत वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो जाता है। उससे क्या फायदा होगा, एक तो कोड खराब नहीं होगा भाई, डिजाइन है, स्ट्रक्चर है वो, और कहीं कोडिंग करते वक्त कुछ डिलीट फिलीट हो गया, पूरा डिजाइन खराब, डाटा ही नहीं आएगा उड़ के, जहां से बैकएंड से कोडिंग करके डाटा ला रहे हो। तो मेंटेनेंस के लिए इन चीजों को सेपरेट किया जाता है। बैकएंड में भी आप देखते हो ना, तो कोडिंग को भी सेपरेट किया जाता है, इसी पैटर्न को एमवीसी कहते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। पहले ही काम एक जगह हुआ करता था हट्टा, तो उसमें गड़बड़ हो जाती थी, तो सेपरेट कर दिया। आगे चलकर जो चीजें, जो फ्रेमवर्क्स आपके पास आते हैं, जो चीजें बनाई जाती हैं, वो आपकी सहूलियत के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है, ताकि मेंटेनेंस आसान हो जाए, सेफ्टी ज्यादा मिले, ठीक है। उन्हीं चीजों के कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है आपको। तो यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस आपकी उन सभी कमियों को पूरा कर देता है। अब हम इसको सारे प्रोसेस को प्रैक्टिकली देखेंगे सिस्टम पे, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले इस चीज को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये सब कुछ बंद कर देता हूँ, कर दिया। यहाँ मेरे पास जो फोल्डर है, मैं उस फोल्डर के पास गया, यहाँ पे मैं एक अलग से फोल्डर बनाऊंगा भाई इसमें, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं कर देता हूँ एक्सटर्नल, थोड़ा याद रहेगा। अब इस एक्सटर्नल के अंदर मैं दो पेज बनाऊंगा, और दोनों पेज पर सेम सीएसएस आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। पूरा चीज आप आंखों के सामने देखना। तो मैंने यहाँ पर एक पेज कनेक्ट कर लिया, ठीक है। पहले आपको दो पेज बना के दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर पहला पेज बनाता हूँ होम के नाम से, ठीक है। और ये पेज का डिजाइन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये मैंने डिजाइन दे दिया यहाँ पे, करेक्ट, ओके। अब जो भी डिजाइन आपने दिया, इसको मैंने रैप कर लिया, ऑल्ट जेड दबा के, स्क्रीन पे आपका डाटा रैप हो जाता है, डेटा। अब मैं यहाँ पर ज्यादा बड़ा तो डिजाइन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल एक हेडिंग बनाई, ठीक है। और इसको पूरे को डिव में ले लिया मैंने, ठीक है। और ये मैंने हेडिंग इसके अंदर यहाँ पे डाल दी, ओके। और इसके नीचे मैंने कुछ पैराग्राफ बना दिए, तकरीबन 10 ज्यादा हो जाएंगे, 5 ले लिए चलिए। और अंदर मैंने इनमें कुछ लिख दिया मैंने कुछ, कर दिया एंटर, सो वी गॉट अ डेटा, बन गया पेज। अब ये पेज मेरा होम पेज है, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस होम करके, और नीचे एक HR करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बन गया पेज। अब ऐसा ही एक अबाउट नाम का पेज और बना लेते हैं, ये मैंने कॉपी किया, पेज पे जाके एक पेज और डिजाइन कर लेते हैं, इसका नाम देता हूँ मैं about.html, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको स्क्रीन पे एडजस्ट करने के लिए ऑल्ट जेड, रैप हो गया, सिर्फ नाम बदल के मैं इसे अबाउट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट का नाम भी यहाँ पर टाइटल में अबाउट कर देते हैं, ऐसा ही मैं होम के अंदर भी कर देता हूँ। दो पेज बन के तैयार हो गए ना। अब ये दोनों पेज मैं यहाँ पर साइड में खोल के दिखाऊंगा आपको, तो दोनों को रन कर लेता हूँ साइड में खोल के। ये मैंने होम पेज रन किया, ये रन हो गया भाई सब, ठीक है। इसको जमीन पे ले आए। अब हम क्या करते हैं, अबाउट पेज को रन कर देते हैं, ये रन हो गया। इसको उठा के, अच्छा इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, निकल जाओ, ये उठा के हमने बाहर ले लिया, बन गए दोनों। अब इसको एक साइज पे फिक्स कर देंगे, दोनों 50-60% हो गए भाई। अब मैं एक सीएसएस से दोनों पे डिजाइन करता हूँ, देखना दोनों पे डिजाइन देखोगे एक साथ लगेगा। अब कैसे लगेगा भाई, सीएसएस फाइल बनाओ अलग से सेपरेटली, उसका नाम दो आप। तो मैंने इसको नाम दे दिया माई स्टाइल डॉट सीएसएस, अलग से ऐसे बनती है फाइल, माई स्टाइल डॉट सीएसएस बन गई। अभी कुछ करा नहीं है मैंने, बना लिया है, बस फाइल बना लीजिए आप। अब काम कैसे करेंगे देखो, अब मेरे को ये होम वाले पेज पे अटैच करनी है, यहाँ पे समझ रहे बात। यहाँ पे क्या नाम था मेरी फाइल का, माई स्टाइल। अटैच कहां पर होती है, हेड के अंदर होती है हमेशा, कहां पर होगी, हेड के अंदर होगी। तो आप इस हेड में चले जाओ, यहां पे लिखो लिंक, क्या लिखना है, फिर कॉलन लगा के सीएसएस लिख सकते हो ना इतना, एंटर करो, सारी चीजें अपने आप कर देगा, कर दी।
अब यहाँ जो नाम आ रहा है HREF में, इसकी जगह अपनी फाइल का नाम लिखो। आ गया नाम, हो गई अटैच, हो गई अटैच। अब ये जो कोड यहाँ लिख रहा है, इसी कोड को आप किसी भी पेज पे चिपका लो। मुझे अबाउट पेज पे चिपकाना है तो अबाउट पेज पे लगा लो, लग गया लिंक। अब भाई साहब देखो, मैं आ गया यहाँ पे, लाइव चल रहा है सब कुछ, और हमको किसी ने कमांड दिया पूरी वेबसाइट को बीच में लाओ। पूरी वेबसाइट को कहां लाओ? बीच में लाओ। ये कमांड दे दी भाई हमको। अब मैं देखूंगा एक पेज को, भैया पूरी वेबसाइट डिव में डाल रखी है, डाल रखी है ना, तो मैं कोडिंग डिव पे लगाना चालू करूंगा। चारों तरफ एक बॉर्डर दूंगा, दोनों पेज पे लगेगा। देखो ये इस बात को पुख्ता करता है कि मल्टीपल पेज पर अप्लाई हो रही है। अब मैंने इसकी विड्थ को कम कर देना है। अब इसको बीचों बीच लाने के लिए मार्जिन को ऑटो कर देना है। वेबसाइट बीच में आ चुकी है। अंदर से पैडिंग देना है थोड़ा सा, दिया। ऊपर से हल्का सा गैप देना है। वेबसाइट बीच में है। अब जो वेबसाइट में आपकी हेडिंग है, कोई कहता है भाई साहब हेडिंग है ना, बैकग्राउंड नीला करो इसका, ठीक है, हेडिंग 1। बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर होता है, ब्लू करने को कहा था, हमने कर दिया ब्लू। अंदर से पैडिंग दे देंगे, थोड़ा गैप बन जाएगा, ये हमने पैडिंग दे दिया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको सफेद कर दीजिए, ये हमने व्हाइट कर दिया। पूरी वेबसाइट डिजाइन होने स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें जो पैराग्राफ आपने लिखे हैं, ठीक है, इन सभी पैराग्राफ को इंडेंटेशन प्रोवाइड करो, पहली लाइन को गैप दो। तो हमने पैराग्राफ को टारगेट कर दिया। एक सेम प्रॉपर्टी फायर करिए टेक्स्ट इंडेंट, और यहां पर मैंने दिया 100 पॉइंट का गैप। हर पैराग्राफ में एक लाइन का गैप आ गया, ठीक है। अब किसी भी वेबसाइट को खोल के देखो, जो डिजाइन आप, अब देखो बॉर्डर मैंने लगा लिया, मेरे को दिखाना नहीं है ये बॉर्डर, तो मैं इसका साइज यहां पे 0 कर दूंगा। मेरी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपरली एकदम टॉप की तरह चलेगी। खोलो इसको, बड़ा साइज ले लो, नॉर्मली बन गई साइट। अब अगर ये अबाउट पेज होता तो ऐसी तो रिएक्ट करता, देखा। एक ही समय पर पूरे पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर पा रहे हैं, डिजाइन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इंटरव्यू में फेल क्यों होता है बच्चा, ये चीज इंटरव्यूअर को आपकी कोडिंग में दिखाई नहीं देती। इंटरव्यूअर इसी को ढूंढता है कि आपने कोई सीएसएस अपने फाइल में तो नहीं लिखी, आपकी फाइल में सीएसएस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब खोल के दिखाता हूं मैं आपको रियल वेबसाइट, और रियल वेबसाइट में देखना सबसे ज्यादा आपको ये थर्ड वाला प्रोसेस मिलेगा, सबसे ज्यादा। किसी भी पेज को खोल कर देखो आप, सर एक बार बिल्ड तो बताना। जितने भी पेजेस होते हैं ना, आप देखो किसी वेबसाइट को खोल के देखो, उसमें एक्सटर्नल सीएसएस ही लगा होता है। खोल के देखते हैं, तो एमडीयू खोल लेते हैं। यहीं से पढ़े हो आप लोग, कहीं और से पढ़े हो? अच्छा, देखो पेज आ गया, जो भी खुला है खुल तो गया है। एक और खोलते हैं अंदर जाके, डिजाइन दे दिया। अब इसका डिजाइन चेक करते हैं, राइट क्लिक व्यू सोर्स, हेड में लगाते हैं ना लिंक, लिंक देखना है इसमें। मेरे को नहीं पता इस साइट के बारे में, लेकिन लिंक देखना आप, इसमें लिंक मिलेगा तुमको। ढूंढो, मिल रहा है लिंक, है ना, ये सीएसएस लग रही है इस पे, ठीक है। लिंक मिल रहा है, लिंक मिल रहा है। अच्छा, इसमें इंटरनल कहाँ है, स्टाइल करके होता है ना टैग, कहाँ है? अब यहाँ मिल रहा है। ये तो सारे कमेंट कर रखे हैं इन्होंने, क्या बोलते हैं, कमेंट कर रखे हैं, इक्का दुक्का छोड़ रखा है। इनलाइन देखना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इनलाइन पर आ जाओ, इनलाइन आ गया। इनलाइन क्या होता है, अलग से लगाते हैं ना स्टाइल करके, नहीं दिख रहा है तुमको, पूरा खत्म। अब ध्यान रखो, मोस्टली आपको क्या लगाना अपने पेज पर, एक्सटर्नल सीएसएस लगाना। किसी किसी पेज पर आपने देखा होगा पूरी वेबसाइट में पैराग्राफ एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी एक खास पेज पर पैराग्राफ का डिजाइन थोड़ा अलग है, वहां क्या लगेगा, इंटरनल। सिंपल है। तो किसी किसी पेज पर किसी मौके पर वो अलग आ रहा होगा, तो क्या लगेगा, इंटरनल। अगर इनकी प्रायोरिटी की बात करें तो इंटरनल हैवी होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। आपने पेज पर सेम सीएसएस लगा रखे हैं, लेकिन इंटरनल के थ्रू अगर लगा रखा है तो इंटरनल को पहले प्रायोरिटी देगा। लेकिन अगर आपने इनलाइन भी लगा रखा है तो इनलाइन को सबसे ज्यादा देगा प्रायोरिटी, उसके बाद इंटरनल को, उसके बाद एक्सटर्नल को प्रायोरिटी देगा। समझ में आ गया? तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको तीनों सीएसएस समझाई है कि तीनों सीएसएस का मतलब क्या होता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया सबको? अब इसमें एक
टॉपिक और चलता है आपका जब हम सीएसएस को एक्सप्लेन करते हैं, उसका नाम होता है आईडी एंड द क्लास। आईडी एंड द क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं आता तो सीएसएस भी नहीं आता। अब यहां समझना, कोई ऐसा पेज आपको नहीं मिलेगा जिसमें आईडी क्लास यूज नहीं होता। किसी पेज को खोल लो, अभी हमने खोला था ना, उसमें आईडी क्लास भरा पड़ा था, दुनिया भर का पड़ा था। आईडी क्लास होता क्या है, ये गहराई से समझना आप। इसकी अगर समझ आपके अंदर आ गई तो फिर वेबसाइट डिजाइन करने में आपको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको फिर भी बोला है, जब आपका इंटरव्यू होगा 10 बच्चे इंटरव्यू पे जाएंगे, 8 बच्चे सेम पेज बना देंगे। पेज सेम बनाना मुसीबत नहीं है, 8 में से 2 का डिजाइन ओके होगा, बाकी 6 वो डिलीट कर देगा, रिसाइकिल बिन में डाल देगा और कह देगा जाइए आपको कॉल करके बताते हैं। क्योंकि वो जब आपको बैकएंड में कोड देखते हैं तो याद रखना ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कभी भी सीएसएस उस पेज पर लगा रहे हो तो एक्सटर्नल सीएसएस लगाइए, और जब मल्टीपल पेजेस पे काम कर रहे हो, किसी एक पेज पर खास डिजाइन चाहिए तो इंटरनल वहां आप लगा सकते हैं, वरना एक्सटर्नल सीएसएस उसमें होना चाहिए। इनलाइन को जितना हो सके अवॉइड करें। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जब आप एक्सटर्नल सीएसएस लगाते हो ना, तो वहां आईडी एंड क्लास से डिफरेंशिएट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लो मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास एक पेज है, उस पेज में 10 पैराग्राफ हैं। कितने? 10। मैंने आपको बोला कि इन 10 पैराग्राफ में एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, जैसे कि हर पैराग्राफ में एक इंडेंटेशन होना चाहिए, हर पैराग्राफ का कलर रेड होना चाहिए। ये चीज मैंने बोल के खत्म कर दी। समझ आ गया बात? कॉमन चीज बता दी मैंने आपको। उसके बाद मैंने बोला कि इसमें से एक पैराग्राफ ऐसा है या 2-3 पैराग्राफ ऐसे हैं जिनका कलर रेड नहीं होगा। एक को कलर देना है आपको ब्लू और एक को देना है ग्रीन। तो क्या करेंगे आप? इनलाइन लगाने की कोशिश करोगे, तुरंत वेबसाइट गलत हो जाएगी आपकी, वो गलत कर देगा। आप ठीक कर रहे हो, दैट इज ओके, लेकिन वो उसकी नजर में गलत हो गया, क्योंकि इनलाइन तो अवॉइड करना है, तो ये काम आपको एक्सटर्नल से ही करना है। अब एक्सटर्नल में करेंगे कैसे? आपने वहां पैराग्राफ टारगेट कर दिया तो पैराग्राफ तो सारा ही टारगेट हुआ, नंबर थोड़ी ना उनका। तो यहां पर काम आएगी आईडी और क्लास। तो यहां पर क्या काम आएगा? आईडी और क्लास से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पहचान दे सकते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए आईडी क्लास, आप किसी वेबसाइट को खोल के देख रहे थे जब हम, तो उसमें आईडी क्लास भरा हुआ था ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर की एक्सटर्नल लगा रखी थी। और जब एक्सटर्नल लगती है तो आईडी क्लास 100% होता है, उस पेज पे लगाई जाती है वो। अब ये कैसे करें हम? देखो, इसको समझते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास का मतलब होता है जो चीज कॉमन होती है, जो चीज कॉमन होती है। अगर आपको, जैसे मैंने कहा, आपके पास 10 पैराग्राफ है, 10 के 10 पैराग्राफ पे ये चीज कॉमन है, तो मैं उन पैराग्राफ में क्या बनाऊंगा? क्लास। क्योंकि क्लास कॉमन की तरह ट्रीट होती है, इट इज कॉमन टू द टैग, सो इट हैज कॉमन प्रॉपर्टी, इट हैज अ कॉमन प्रॉपर्टी टू द HTML एलिमेंट या फिर HTML टैग। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा। और CSS में इसको रिप्रेजेंट जब किया जाता है ना क्लास को, तो क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से। इट डिनोटेड बाय डॉट, समझ जाओगे? इट डिनोटेड बाय डॉट, डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है आईडी की। आईडी का मतलब होता है इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी। हर एलिमेंट की एक यूनिक, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन देनी है तो हर एलिमेंट को यूनिक पहचानो। कैसे? आपने वेबसाइट में 2 पैराग्राफ बनाए, अब मैं कैसे पहचानूंगा ये पहला पैराग्राफ है दूसरा पैराग्राफ है? मैं उसको आईडी दे दूंगा। अगर वेबसाइट में 50 पैराग्राफ है तो सबको आईडी दे दूंगा। आईडी जो होती है यूनिक होती है, यानी कि आईडी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ उसके पास है, दूसरे के पास नहीं है। आईडी से हम ये पहचानते हैं। अब इसका एक लाइव एग्जांपल लो। हम लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, बात समझ में आ रही है? ग्रुप में आप सभी हो, तो वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर उसमें मैं कोई चीज डालता हूं, अनाउंसमेंट करता हूं, वो सबको दिखाई देती है, तो वो एक क्लास की तरह रिएक्ट कर रहा है। किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है? क्लास की तरह। कुछ भी मैंने डाला सबको दिखाई दिया, इट इज अ क्लास, इट वर्क एज लाइक अ क्लास। लेकिन अगर मैंने उसमें से किसी एक बच्चे के नंबर को टारगेट किया, वो जो नंबर है ना हर बच्चे की, वो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो आईडी है। अगर मैंने उस नंबर को टारगेट करके वो अनाउंसमेंट करी, तो वो अनाउंसमेंट सिर्फ उस बच्चे तक पहुंचेगी, तुम तक नहीं पहुंचेगी, वो आईडी है। इसी तरीके से जब HTML का एलिमेंट बनता है, तो उसके एलिमेंट में अगर मैं कोई क्लास नाम की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं और आईडी नाम की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, तो क्लास नाम की प्रॉपर्टी, वही सेम प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के पास भी हो सकती है, लेकिन आईडी नाम की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट के पास नहीं होगी।
अगर मैं क्लास को टारगेट करके कुछ देता हूं तो वो क्लास पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पे आपने डाली हुई है तो दोनों के पास सेम जाएगी प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैंने आईडी को टारगेट किया तो वो आईडी तो केवल पैराग्राफ 1 के पास थी, तो वो डिजाइन केवल पैराग्राफ 1 के पास होगा। समझ में आ रही है चीजें? इसी को बोलते हैं आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट। तो आईडी में क्या होता है, इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन टू द HTML एलिमेंट। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है ये, ठीक है। तो वो यूनिक ही रहेगा हमेशा, वो उसी के पास होगी, दूसरे एलिमेंट के पास नहीं होगी। अब चलिए इसको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना लिया आईडी एंड क्लास का, उसके अंदर मैं ये सेम डाटा कॉपी करके डाल लेता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। डाल दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब हम पेज चलाते हैं अपना। ये मैंने चला दिया पेज, ये कनेक्ट हो गया। अब इसमें मैं एक पेज आपके सामने खोलता हूँ, होम पेज खोल लिया मैंने, और इसको मैं यहाँ साइड में रन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, और ये साइड में मैंने रन कर दिया। तो इस पर डिजाइन लगा होगा क्योंकि माई स्टाइल कनेक्ट है, उस पर डिजाइन आ रहा होगा, आ रहा है ना। मैं माई स्टाइल के अंदर जो भी कोड लिखा था इस सबको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देता हूँ, खत्म हो गया। अब आपको बताते हैं काम कैसे करना होता है। करें स्टार्ट। देखो, हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कि सभी पैराग्राफ को इक्वल मार्जिन और पैडिंग मिलना चाहिए, इक्वल सभी को मिलना चाहिए। तो ये चीज कॉमन हो गई। और हमको बोला गया था कि पहले पैराग्राफ को नीला कलर देना है, दूसरे को ब्लू देना है, इसको नीला और इसको रेड, नीला ब्लू तो एक ही होता है, इसको ब्लू देना है, इसको रेड देना है, बाकी जितने भी पैराग्राफ है सब ग्रीन होने चाहिए। तो जो कॉमन चीज है वो क्या हो गई, ग्रीन। यूनिक चीज क्या हो गई, सिर्फ ब्लू और रेड। गॉट इट। तो क्या करो आप कभी भी इस चीज पे ध्यान मत दो क्या यूनिक है क्या वो है। आप कभी भी कोई एलिमेंट बनाते हो ना, किसी भी प्रॉपर्टी पे कुछ भी करते हो, हर एक को क्लास और आईडी जरूर दो। अब इसमें समझौता नहीं करना कितना टाइम कितना एफर्ट्स लग रहा है। व्हाट डज इट मींस, अगर आप लोग किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हो, कॉलेज वाले ये नहीं देखते अरे पढ़ी तो रहा है इसको भी पढ़ा देना यार, क्या आईडी जनरेट करूं सिस्टम में, आईडी देते कि नहीं देते, रोल नंबर देते कि नहीं देते, वो सोचते हैं कि क्या जनरेट करूं, छोड़ना यार, चार आगे पढ़ लेना इसके साथ ही। ऐसे कराएंगे क्या, वो कभी नहीं कराएंगे। एक कॉमन क्लास जरूर देंगे, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो देंगे कि नहीं देंगे। तो ये नियम बांध लो अपना, कभी भी कोई डिजाइन बनाओगे, कोई भी एलिमेंट हो, उसमें दो प्रॉपर्टी जरूर लगाइए, क्लास और आईडी। सिंपल समझ में आ गया। तो भैया सब पे लगानी है ये चीज। मैंने यहाँ पॉइंटर बना लिया ऐसे, ऑल्ट दबा के मैं क्लिक करता जाऊंगा तो मेरे मल्टीपल हाथ बन जाएंगे। रावण देखा, रावण मल्टीपल सर थे ना उसके, ये देखो मल्टीपल हाथ बन गए। अब एक क्लिक पे चलेगा, मैं जो लिखूंगा सब पे चलेगा। क्लास चला। अब मैंने कौन क्लास दे दी सबको, बॉक्स। आगे बढ़ा, अब मेरे को आईडी देनी है। अब आईडी तो अलग अलग होगी, हाथ अलग अलग करेंगे, अब ना एक जैसी चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग आईडी देंगे। इसको मैंने आईडी दे दी P1, आप अपनी पहचान के लिए अपने हिसाब से दे दो। P2 ये दे के रखा करो हमेशा, कभी भी काम करते हैं। P1 P2 इसको दे दो, P3 इसको, P4 इसको दे दो, P5 दे दिया हमने। अब इसका मैं क्या फायदा उठाऊंगा, फायदा उठाएंगे हम इसके CSS पे। आ जाए यहाँ पे, आ गए। अब CSS में फायदा कैसे उठाऊंगा, देखिए। अब हमको क्या बोला था भाई, पैराग्राफ को मार्जिन देना है। अगर मैंने P लिख लिया और यहां मार्जिन दिया तो देखो क्या होता है, कुछ होगा। वेबसाइट पे लिया, सब पे लिया, लेकिन मेरे को कॉमन रखना है। क्या रखना है, कॉमन रखना है। अब क्या करो, अब एक चीज और देखिए, यहां पर मैं बॉर्डर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कुछ। मैंने लिखा बॉर्डर 1 पॉइंट सॉलिड ब्लैक, तो सब पे लगा। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ उसी पर लगे, ये सिर्फ उसी, अगर देखो ये प्रॉपर्टी मैंने यहां लगाई, कल को अगर मैं यहां पर यार H1 पे लगाऊं तो H1 पे भी लग जाएगा, लग जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं ना, ये केवल और केवल पैराग्राफ पे ही लगे, किसी और पे ना लगे। तो क्या करो, इस प्रॉपर्टी को एक क्लास का नाम दो, इसको एक क्लास का नाम दो। तो P से नहीं लगती क्लास, क्लास लगती है डॉट लगा के, बताई थी आपको।
क्लास कैसे बनती है? डॉट लगा के। अब इस क्लास को मैं नाम दूंगा, मुझे ये किसके ऊपर अप्लाई करनी थी? पैराग्राफ पे। अब याद करो आपने पैराग्राफ को क्लास क्या दी थी? बॉक्स। जैसे ही मैं बॉक्स लगाऊंगा ये हर पैराग्राफ पे लग जाएगी, देखो लग गई। अब मैं अगर चाहूं कि भैया ये हर पैराग्राफ पे लगे, दैट इज ओके। अगर ये क्लास, ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये क्लास मैंने इस हेडिंग 1 को दे दी तो भाई साहब ये इस पे भी लग जाएगी, क्लास ही तो है, कॉमन है, देखो लगी। लेकिन ये रूल का वायलेशन है, ये आपने क्लास पैराग्राफ के लिए ही डिसाइड करी है, आप नहीं चाहते कि कोई और एलिमेंट इसका इस्तेमाल करे, नहीं करना चाहिए, तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो कि ये क्लास केवल पैराग्राफ पर लगे, आप इसके साइड में पी लगा दो। अब ये क्लास किस पर लगेगी? केवल पैराग्राफ पे। अब लगा के देखते हैं, हम इस हेडिंग 1 पे लगा के देखते हैं, थोड़ी देर पहले तो लग रहा था, अब लगा के देखते हैं क्लास बॉक्स, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? अब तो क्लास मैंने पैराग्राफ के लिए डिसाइड करी है तो वो सिर्फ पैराग्राफ पर लगनी चाहिए, किसी और पे नहीं लगनी चाहिए, ये तो बात समझ में आ गई। क्लास का ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर मैं डायरेक्ट पी लिख दूंगा तो भैया पैराग्राफ पे लगेगा, ये तो क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो पैराग्राफ में क्लास हो आईडी हो ना हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो पैराग्राफ को टारगेट कर देगा, जितने पैराग्राफ होंगे सब पे लग जाएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमने कहा था कि इन सभी का कलर ग्रीन होना चाहिए, कहा था ये बात, सभी को ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन हो गया। अब हमने ये भी कहा था कि जो पहला वाला पैराग्राफ है इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो हम भैया पहले वाले पैराग्राफ को टारगेट करेंगे, कैसे? आईडी से। और आईडी रिप्रेजेंट जब की जाती है ना, ये चीज मैंने लिखनी नहीं है, यहां पे लिख देते हैं, आईडी को रिप्रेजेंट जब करोगे ना, इट डिनोटेड बाय हैश, इससे आईडी रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब ये आईडी मैंने किसके लिए बनाई है? पैराग्राफ के लिए, तो मैं पी लगा के आईडी बनाऊंगा, P1, तो ये किसको टारगेट करेगी? P1 को टारगेट करेगी, ठीक है। अब मैंने इसको कलर दे दिया रेड, तो देखो वो लाल हो जाएगा। अब मैंने डिसाइड किया कि P2 का कलर ब्लू होना चाहिए, तो मैंने P2 को टारगेट किया और इसका कलर मैंने यहां पर ब्लू कर दिया। अब हमने डिसाइड किया कि अंदर सभी पैराग्राफ में एक गैप होना चाहिए, अंदर सभी पैराग्राफ में गैप होना चाहिए, तो कॉमन चीज यहां चल रही है, अलग अलग यहां चल रही है, कोई चीज कॉमन डालनी है तो यहां डालेंगे हम, हमने लिखा यहां पर पैडिंग 20 पॉइंट, तो अंदर सभी में पैडिंग आ गया। चीज समझ में आ गई? अब बियॉन्ड द सीन चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट लीजिए यहां पे, उसमें मैं आपको कॉमन चीजें लगाना बताऊंगा। देखिए मान लो ये मेरा डेटा है, दैट इज ओके, मैंने एक चीज बनाई, मान लो मैंने एक क्लास बना दी नॉर्मल, इसका नाम मैंने दे दिया डिजाइन 1, और इसमें मैंने तय करा इस क्लास में कि भाई इसमें डिजाइन में देना चाहूंगा कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर गोल्ड, कलर वाइट, ये मैं डिजाइन देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ये जो मैंने लगाई थी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया, सब नॉर्मल हो गया। मैं एक अलग से डिजाइन बना रहा हूँ, सिंपल डिजाइन 1 मैंने ये दे दिया, और एक डिजाइन और दे दिया डिजाइन 2। डिजाइन 2 में मैंने क्या करा, फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, फॉन्ट साइज मैंने डाल दिया लगभग 18 पॉइंट का, और इसको बोल्ड भी कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड। समझ में आ गई दो चीज, कितने डिजाइन है? 2 डिजाइन है। अब हमारा मन करा कि यार इस वाले पैराग्राफ को मैं ये पहला डिजाइन दूंगा तो कैसा लगेगा, मेरा मन कर रहा है, देना चाहते हैं, हम गए पेज के पास, हमने इस पेज 1 को बोला भाई तू जा हटा, टाटा कर दिया इसका, हमने इसको डिजाइन 1 दे दिया, जैसे मैं डिजाइन 1 दूंगा वो अप्लाई हो जाएगा इस पर, क्योंकि मैंने वहां फोर्सफुली नहीं बोला कि पैराग्राफ पे अप्लाई, डॉट कर किया, वो किसी पर भी अप्लाई हो सकता है। अगर कल को इसका मन कर गया कि मेरे को चाहिए वो डिजाइन हेडिंग 1 को, तो ले लो डिजाइन 1, समझ में आई कहानी? भाई इसका मन नहीं कर रहा तो नहीं ले रहा, मन तो इसका कर रहा है, हमने इसी को दिया डिजाइन 1, तो डिजाइन 1 ले लिया इसने, गॉट इट पॉइंट। अब थोड़ी देर के बाद आपको डिसाइड हुआ कि यार सब अच्छा है, डिजाइन 2 भी दे दूं, लालच आ जाता है, डिजाइन 2 भी दे दूं इसको। अब डिजाइन 2 मतलब क्लास है ये, फिर हमको एक और क्लास लगाना पड़ेगा यहाँ पर,
अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी प्रॉपर्टी को आप एचटीएमएल एलिमेंट में मल्टीपल टाइम नहीं लिख सकते। लगी क्या? नहीं लगती, लगती ही नहीं, कभी रूल का वायलेशन है। अब क्लास आप एक समय पर कितनी दे सकते हो? एक देनी तो दो है, देनी कितनी है? अब दे कैसे, तरीका देखो, एक दे दी क्लास, दूसरी देनी है, इसी में जाओ स्पेस दे के लिखो, बोल्ड हो गया, साइज बढ़ गया, समझ में आएगा नहीं? अब मान लो कल को कोई तीसरा डिजाइन भी है मेरे पास, डिजाइन 3, और इसमें पैडिंग वेडिंग की व्यवस्था की गई है, पैडिंग 20 पॉइंट, मार्जिन 20 पॉइंट, पैडिंग की व्यवस्था कर रखी है। अब ये डिजाइन 3 भी मेरे को देना है इस पहले पैराग्राफ को, स्पेस डिजाइन 3। सो आप एक ही एलिमेंट पर कितनी भी क्लास लगा सकते हो। समझ में आया? पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अब आप किसी भी रियल वेबसाइट को खोलो, जो आपको लास्ट में मैंने बताई है यही चीजें आपको मिलेंगी। खोल के देखते हैं कोई साइट, कोई खोली थी अभी थोड़ी देर पहले, क्लोज कर दिया मैंने, एमडी यूनिवर्सिटी खोला था, उसी को एक बार फिर से खोल के देख लेते हैं। अब इसका हम सोर्स देखते हैं एक बार, ये रियल साइट किसी ने बनाया, सोर्स देखते हैं। सोर्स खुला तो भाई हमें लिंक देखना है पहले, लिंक होगा तभी आईडी सीएसएस, लिंक तो है इसमें, ठीक है, लिंक दे रखे हैं। अब इसमें देखो कोई बॉडी के अंदर कोई टैग चल रहा हो तो देखो आईडी मिल रही है, क्लास मिल रही है, तो पूरा प्रोजेक्ट आईडी और क्लास में भेजा पड़ा है, ये भी क्लास मिल रही है, आईडी मिल रही है। अब दो क्लास भी कहीं लगी हुई दिखेंगे आपको, ढूंढोगे तो। अब देखो रेयर मिलता है, देखो रेयर मिल गया इनलाइन, देखो मिला ना, बहुत रेयर मिलता है, मिला तो सही लेकिन बहुत रेयर मिला। इसी से नहीं बनाते हैं पूरी वेबसाइट को, रेयर मिलेगा, बहुत रेयर आपको कभी यूज करना। अब दो क्लासेस देखो आप कहीं पर मिलेंगे आपको, किसी प्रोजेक्ट, देखो यहां पर देखिए आप, ये लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं है, समझ जाना क्या है ये, दिस क्लास क्लास 1, दिस इज क्लास 2, दे रखा है स्पेस देके। अब पूरी वेबसाइट ऐसे ही बनती है जो बता रहा हूं मैं आपको। कभी भी डिजाइन मिले, पहला प्रोसेस एक्सटर्नल लगाओ, दूसरा प्रोसेस हर एलिमेंट को आईडी और क्लास दो, जो भी कॉमन डिजाइन है वो आप वहां डालो, और जो यूनिक डिजाइन है वो आईडी में डालो। यानी कहने का मतलब पता है उनका क्या होता है, उनके कहने का मतलब होता है आपको अगर कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है तो उसमें जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं वो कम से कम लिखनी है। इनलाइन में यही काम बहुत ज्यादा हो जाता है, इंटरनल में भी बहुत ज्यादा हो जाता है, हर पेज पे लिखनी पड़ती है, एक्सटर्नल में कम हो जाता है, आईडी और क्लास लिख लेते हैं तो और कम हो जाता है। तो कम से कम आपको प्रॉपर्टी जो है रिपीट करनी होती है, उसी के पर्पस में ये चीज बनाई जाती है, ठीक है। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, आईडी प्लस क्लास। तो अब आपको सिर्फ अपने इस क्लास के बाद इसकी रिवीजन करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लो कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कब कहाँ पर कैसी चीजें यूज होती है, ठीक है।